नमस्कार दोस्तों, मैं सुमंत और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे GS2 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस का पेपर GS2 उसका सिलेबस स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज़, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो एक हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है जो बनाया गया है आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। चूँकि ये एक कानून के अंतर्गत बनाया गया है इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक वैधानिक बॉडी है। ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है क्योंकि ये संविधान के किसी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं बनाया गया है। ये केवल एडवाइजरी नहीं, ये एक एक्शन बॉडी है जिसका डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होता है। काम क्या होता है? आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को आरटीआई एप्लीकेशन दे सकते हैं उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। अगर वो पब्लिक अथॉरिटी आपको जानकारी नहीं दे, इनसफिशिएंट जानकारी दे, तो आप जा कर के सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि मुझे जानकारी नहीं दी गई, मुझे पार्शियल इन्फॉर्मेशन दिया गया। आप जो कंप्लेन करेंगे उसको ये डिसाइड करेगा, उस पर जजमेंट सुनाएगा। ये काम होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का। जो भी कंप्लेन आप करेंगे उस पर ये निर्णय सुनाएगा। अच्छा, कौन कौन से बॉडीज़ कवर करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटी होंगे उनको कवर करेगा, यूनियन टेरेटरी के अथॉरिटी होंगे उनको कवर करेगा। तो सर राज्यों में भी तो होता है अथॉरिटी, उन्हें कौन कवर करेगा? स्टेट वाले के लिए अलग बना हुआ है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। हर राज्य में ये बॉडी बनी हुई होती है, बिहार में, यूपी में, कर्नाटका में, तमिलनाडु, केरला, सभी राज्यों में अलग अलग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। राज्यों की पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ दर्ज किए गए कंप्लेन को सुनता है। अब देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा आंसर राइटिंग की तरफ। अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो आपका सेंटेंस इस तरह का होगा: CIC लुक्स इनटू कंप्लेंट मेड टू इट एंड डिसाइड द अपील। क्या हम इसी सेंटेंस को और बेहतर बना सकते हैं? क्या हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं: CIC एजुकेट ऑन मैटर रिलेटेड टू डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट 2005। अब सोचिए कौन सा सेंटेंस बढ़िया लग रहा है, ये वाला, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला आप तब लिख पाएंगे जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ आंसर लिखेंगे। ये आंसर लिखने के लिए आपको मैं सवाल देता हूँ, रोज़ सुबह 5 बजे वाली वीडियो डेली टारगेट में इस चैनल पर आता है, रोज़ सुबह फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देख सकते हैं आप। छोटा सा वीडियो होता है 5-10 मिनट का, जहाँ पर पूरे दिन आपको क्या पढ़ना है वो बताते हैं। उसको देखिएगा, अपना टारगेट डेली का नोट कर लीजिएगा और किताब से खुद से पढ़िएगा। चलो, कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट। एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इतना हम अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब कि एक हो गया मेन वाला और मैक्सिमम 10 हो गया इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये 11 लोग जो हो गए इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है 3 लोगों की कमेटी के रिकमेंडेशन पर। इस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं? एक तो होता है प्रधानमंत्री, दूसरा होते हैं लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो, और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किए गए एक कैबिनेट मंत्री। यही 3 लोगों की कमेटी चुन करके प्रेसिडेंट को नाम रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। टेन्योर होता है 3 साल का। ध्यान सुनिएगा, अभी की जो लक्ष्मीकांत की किताब है उसमें 5 साल लिखा हुआ है, मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल में ही RTI एक्ट को अमेंड किया है और अमेंड करके जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो घटा दिया है, 3 साल कर दिया है 5 साल के बदले। समझ गए? तो किताब में इसको काट करके सही कर लेना, अब 3 साल है। ये ऑफिसर जो हैं वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। क्यों नहीं होते सर? ये इंश्योर किया जाता है
इनका इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए। क्यों? अगर उनको लालच रहेगा कि मुझे दोबारा रीअपॉइंट किया जाएगा तो सरकार के खिलाफ कोई निर्णय नहीं लेंगे। उनको लगेगा कि अगर हमने गवर्नमेंट के खिलाफ कोई निर्णय लिया तो हमको हो सकता है कि दोबारा रीअपॉइंट ना किया जाए। इसी डर से वो लोग नहीं लेंगे निर्णय। इस डर को दूर करने के लिए, इस अथॉरिटी का इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी बरकरार रखने के लिए ये प्रोवाइड किया गया है कि वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे ही नहीं, तो उनको डर होगा ही नहीं। जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो चीफ बनने के लिए एलिजिबल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू है पेंडेंसी ऑफ केसेस। इतनी सारी मात्रा में कंप्लेन आ गया है कि वो कंप्लेन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। अक्टूबर 2020 तक 36,984 केसेस पेंडिंग हैं। इसको पूरा करने के लिए, इसको पूरा क्लियर करने के लिए कम से कम 15 से 18 महीने लगेंगे और तब तक और नए कंप्लेन दर्ज हो जाएंगे। वैकेंसीज और अपॉइंटमेंट में समस्या। सबसे पहली बात, जो 11 लोगों का टीम था ना, एक तो हो गया चीफ और 10 हो गए इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनमें वैकेंसी देखी गई है, पद खाली हैं, रिक्त हैं। अब जब लोग ही नहीं हैं वहाँ पर तो ये कंप्लेन क्लियर कैसे होंगे? अपॉइंटमेंट में क्या समस्या था? 3 लोग मिलकर के नाम तय करेगा, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का अभाव होता है। सारे पॉलिटिशियन हैं, देखो प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के बारे में निर्णय लेगा, प्रधानमंत्री के द्वारा जो मनोनीत मंत्री है ये भी प्रधानमंत्री की ही जुबान बोलेगा, ठीक है ना। और अगर अपोजिशन वाले को पटा लिया तो 3 लोग मिल करके अपने किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे। अभी होता क्या है, ज़्यादातर केस में जो ब्यूरोक्रेट हैं इन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। अरे ब्यूरोक्रेट को CIC तो रहने दो, जो CAG है CAG में भी उन्हीं को अपॉइंट किया जाता है। अब तो RBI के चेयरमैन भी ब्यूरोक्रेट ही हैं, जो पहले सेक्रेटरी हुआ करते थे सरकार में। तो इस तरह से जो ब्यूरोक्रेट हैं उनको अलग अलग संवैधानिक पदों पर, अलग अलग वैधानिक पदों पर अपॉइंट किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल में भी 50% की वैकेंसी देखी गई है, मतलब 11 में 10 में से जो हमारे हैं ना 5 जो सीट वहाँ पर खाली हैं। दूसरा, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। RTI एक्ट को जब अमेंड किया गया था तो वहाँ पर इनका टेन्योर 3 साल कर दिया गया था, 5 साल को बदल के। दूसरी बात, पहले इलेक्शन कमिश्नर का सैलरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की सैलरी के बराबर था, अब ये बदलाव कर दिया गया है। अब ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगा सैलरी वगैरह, जो भी रिजर्वेशन वगैरह देनी हो ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करेगा। तर्क ये दिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक बॉडी है। समझ गए? समस्या तो मैंने बता ही दिया आपको कि ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट को ही यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है। अब जो भी अपील फाइल किए जा रहे हैं उनमें से एक अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है, मतलब कि 3 में से 2 को एक्सेप्ट किया गया और एक अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। और ये जो रिटर्न केसेस है दोबारा फाइल नहीं हो पा रहे, क्योंकि मतलब वो नहीं है, देख लेते हैं ना कि नहीं ये मतलब गवर्नमेंट के पक्ष में काम कर रहा है, तो फिर वो लोग फाइल नहीं करते। अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी का अभाव है, बता ही दिया आपको। इसी कारण से पब्लिक में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है इस बॉडी के बारे में। CIC ने एक ऑर्डर दिया था कि जो 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, BJP, कांग्रेस, ये सब, वो RTI के अंतर्गत पब्लिक अथॉरिटी में आएंगे, इस कारण से आप वहाँ पर RTI फाइल कर सकते हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टी ने CIC के इस निर्णय को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने अपने यहाँ पब्लिक अथॉरिटी अपॉइंट, मतलब जो होता है ना पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल, वो उन्होंने उसको अपॉइंट ही नहीं किया। तो आप इन पार्टी में RTI फाइल नहीं कर सकते। BJP कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही है आप उनसे नहीं जान सकते। कांग्रेस अपना कितना पैसा कहाँ खर्च कर रही है कोई नहीं जान सकता। सब लोग यहाँ पर मिल बैठ के इस निर्णय को नहीं मान रहे हैं। अब चूंकि ये निर्णय को उन्होंने ऊपर में अपील भी नहीं किया, ध्यान सुनिएगा,
पॉलिटिकल पार्टी ने CIC के इस निर्णय को अपील नहीं किया है तो कहीं केस भी नहीं चल रहा, तो उसको न माना है न दरकिनार किया है, तो मामला लटका हुआ है। आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टी को टैक्स पेयर का पैसा दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि उनको सस्ती दरों पर ज़मीन दी जाती है, उसको टैक्स में छूट दिया जाता है, इलेक्टोरल रोल सब कुछ, ऑल इंडिया रेडियो पे टाइम दिया जाता है, टीवी पर भी उनको एयर टाइम दिया जाता है। तो एक तरह से वो पब्लिक रिसोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए उनको RTI के अंतर्गत आना चाहिए था, मगर वो लोग नहीं आ रहे हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ केसेस डिस्पोज किए जा रहे हैं, मतलब क्लियर किए जा रहे हैं, उनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। मतलब कि एक कमिश्नर कम से कम 6000 केस एनुअली क्लियर कर सकता था, ऐसा नहीं किया जा रहा है। पहला तो वहाँ पर वैकेंसी है, दूसरा उनकी इफ़िशियंसी भी काफ़ी कम है। जो राज्य के इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनकी हालत तो और ख़राब है। केंद्र वाला तो खैर नज़र में आ भी जाता है, राज्य वाले कमिश्नर पर कोई ध्यान ही नहीं देता, उनमें अलग समस्याएं हैं। अब आते हैं कि कैसे इसको मजबूत किया जाए। सबसे पहला, जो भी पेंडेंसी है केसेस का उसको जल्दी जल्दी क्लियर करने की ज़रूरत है, और क्लियर करने के लिए वैकेंसी भरी जानी चाहिए। सेंट्रल कंट्रोल को कम किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो नॉन ब्यूरोक्रेट हैं उनको भी आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट कीजिए, केवल ब्यूरोक्रेट को ही नहीं। पहले इलेक्शन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर का सैलरी सेम हुआ करता था, ये पोजीशन दोबारा रिस्टोर किया जाना चाहिए, क्योंकि भले ही ये वैधानिक बॉडी हो मगर वो काम उतना ही इम्पॉर्टेंट करता है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं रहेगा तो सरकार का जो करप्शन का काम है वो कैसे आएगा बाहर, नहीं आ पाएगा ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो गवर्नेंस है वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, डेमोक्रेसी को सही काम करने के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा यह जाता है कि RTI ने एक बात कही थी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की, मतलब कि सरकार बिना मांगे पहले ही इन्फॉर्मेशन को पब्लिक को दे दे, वेबसाइट पर दे दे, कहीं भी पब्लिक कर दे। अब जब सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास पहले से ही रहेगा तो वहाँ पर कोई RTI फाइल करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो ये काम कर सकते हैं, मगर गवर्नमेंट करेगा क्या? नहीं। गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के लिए RTI एक चैलेंज है। इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक के हाथ में लग गया ये उनके लिए कमज़ोरी बन सकता है, उनकी करप्शन को उजागर कर सकता है। ये एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है, मतलब कि इन्फॉर्मेशन अब प्रोएक्टिवली जनता के पास जाना चाहिए, ये होना चाहिए। अब इतना पढ़ने के बाद आपको मैंने एक सवाल दिया है, इनुमरेट द इश्यूज एसोसिएटेड विथ फंक्शनिंग ऑफ द कमीशन, हाउ कैन दीज इश्यूज बी एड्रेस्ड। 150 वर्ड का सवाल है, 10 मार्क्स का सवाल है, आपको इसका आंसर लिखना है। आप में से कई सारे दोस्तों को कंक्लूजन लिखने में समस्या होती है, इसलिए मैंने आपको एक मॉडल कंक्लूजन दे दिया है। आप इस तरह से कंक्लूजन लिख सकते हैं, मतलब समराइज़ कर देना है एक तरह से कि CIC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है, और जो चैलेंजेस हैं इसको एड्रेस किया जाना चाहिए टाइमली एंड एफिशिएंट मैनर में, ताकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपेरेंसी का, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट का, ये सब अचीव किया जा सके। समझ गए? तो ये बातें हैं हमारे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, खराब लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।